एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट पढ़े थे। वहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। जब मतलब पूरी गाड़ी एकदम स्मूथ चली, उसमें तुम देखना एक आखिरी में क्या एक क्वेश्चन है जहाँ पे 1/46 है और एक जगह 1/26 है। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया पता नहीं, फ्लो में शायद 1/26 को छोटा कह दिया, बट रियलिटी में तो 1/46 छोटा होगा। एंड अगर 1/46 छोटा होगा तो मुझे थ्रू आउट फिर 1/46 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आखिरी के मतलब ये आखिरी के क्वेश्चन का बस कुछ 2-3 मिनट है करके, फिर इसके बाद मैंने कोई इलस्ट्रेशन नहीं लिया, सिर्फ प्रवचन दिए हैं। तो आखिरी इलस्ट्रेशन में आखिरी के कामों तक ये मेरे से मिस्टेक हुई है। कंसेप्चुअली रेशो वगैरह लेने का सारा काम हो चुका था, कैलकुलेशन पार्ट में मैंने गलती कर दी है। तो ये वाली गलती मुझे श्रेयन ने पॉइंट आउट करके दी है करके। तो ऐसी मिस्टेक देखो हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियस है कि मैं भी वो कैलकुलेशंस ऐसा नहीं करती हूँ कि प्रायर तुम लोगों के लिए कागज़ में पहले पूरा निकाल के बैठती हूँ करके कि अच्छा देखो इसके बाद मैं ये वाली लाइन कहूँगी, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ी सी कैसा टाइपिंग एरर मेरे से भी हो गई करके, मतलब मैनुअल एरर कहो या दिमाग की एरर, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना सभी लोग। अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक जैसे मैंने कहा था कि मिक्सचर वाला सवाल मेरे को तुम्हें करवाना है। मिक्सचर वाले सवाल को मैंने अभी तक पेंडिंग में रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 या 4 इलस्ट्रेशन मिक्सचर के करवाऊंगी और फिर जो होमवर्क दूंगी इसमें से 2 या 4 तुम्हें बनेंगे नहीं। वो इसीलिए ऐसा होगा क्योंकि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम लोगों के पूरे सिलेबस का, वो रहेगा आप लोगों के पास कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा कंसंट्रेशन टर्म। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पहले तो इसका मीनिंग वगैरह समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। मैं कोई ऐसा एकदम लल्ला लोरी गाने वाला चीज़ें एग्जांपल्स लेके नहीं बताऊंगी, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जो आपका स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, और एटलीस्ट जो पूरा आपके ऑल ओवर इंडिया बोर्ड चलता है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, तो उनमें कंसंट्रेशन टर्म्स वाली चीज़ें आपको 9th स्टैंडर्ड में होती हैं, ठीक है। इवन इसमें से मैं जो 3 या 4 चीज़ें बताऊंगी वो 3 या 4 चीज़ें भी 9th स्टैंडर्ड में होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात डिनाई तो कर नहीं सकता है करके कि नहीं ये तो होता ही नहीं 9th में, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 9th में होता है करके। हाँ, ये बात करके अब डिपेंड करती है कि तुमने 9th में कितना पढ़ा है, तुम्हें पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो अभी जैसे अपन लोग कंसंट्रेशन के टर्म से बात करें तो उससे पहले थोड़ा अपन अपने पास्ट टेंस में चले जाते हैं। पास्ट टेंस इन द सेंस मैं बातचीत कर रही हूँ 9th स्टैंडर्ड की। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को फिजिकल मतलब मैटर जो होता है, मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई में 9th क्लास में आता है चैप्टर 1 और 2 केमिस्ट्री का, और बाकी स्टेट बोर्ड्स वगैरह में कब रहता है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में जो तुम लोगों का मैटर है, मैटर को तुम लोग पहले तो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हो। पहला उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई करते हो, जो वो सॉलिड लिक्विड गैस आ जाता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासीफाई करते हो, जिसमें आपके पास आता है एलिमेंट, फिर आता है कंपाउंड और उसके बाद आता है मिक्सचर। अब अगर मैं मिक्सचर के बारे में बात करूँ तो मिक्सचर अगेन आपके पास 3 कैटेगरीज के होते हैं। ये सभी ने सुना है, ट्रू सोल्यूशन एक होता है आपका, कोलॉइड्स, और दूसरा आप लोगों का होता है क्या नाम था उसका, सस्पेंशन, राइट। मान लेते हैं कि किसी सीबीएसई बोर्ड के अलावा जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन्होंने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो मैंने अभी अभी तुम लोगों को पिछले साल सरफेस केमिस्ट्री करके एक चैप्टर पढ़ाया था क्लास में, उसमें ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अभी जो सीबीएसई के हैं उनको ये चीज़ पहले से आती थी, सरफेस केमिस्ट्री में उन लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ लिया। जो लोग स्टेट बोर्ड के थे अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, तो भी ये वाली चीज़ सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ट्रू सोल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म, ये जो मैं वर्ड प्रोनाउंस करने वाली हूँ, इसमें से ये कंसंट्रेशन टर्म हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू सोल्यूशंस के लिए निकालते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस पॉइंट पर कोई क्वेश्चन आएगा, बट कैसा रहता है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल फैक्ट्स। तो वो फैक्ट्स है ये कि जो सोल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जो आपका ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ नैनोमीटर से छोटा है, ठीक है, उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। उनके लिए एक्चुअल में हम लोग आज जो क्लास में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मैं इनके लिए डिफाइन करने वाली हूँ, ठीक है, इनके लिए डिफाइन करूँगी। मैं सस्पेंशन की कंसंट्रेशन नहीं निकाल रही हूँ, मैं आप लोगों के कोलाइडल्स की मतलब कंसंट्रेशन नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जो आज की क्लास में डिफाइन करेंगे, 6, 7, 8 जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, वो सारे के सारे आप डिफाइन करोगे किसके लिए, ट्रू सोल्यूशन के लिए।
ठीक है। ओके, तो अभी देखो जरा यहाँ पे कि जो ये ट्रू सोल्यूशन ये जो वर्ड है, इस पे तो मैं नहीं घुस रही हूँ ज़्यादा, बट लोगों को सोल्यूशन वर्ड ये सुनते बराबर पता नहीं क्यों ये अंदर से फीलिंग आती है करके कि सोल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड प्लस लिक्विड। ऐसा नहीं है। टोटल हम लोग 9 टाइप के सोल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 12th वालों से पूछो जरा कभी, जिन लोगों ने सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के रखा हुआ है उन लोगों को पता है कि टोटल 9 टाइप के हम लोग सोल्यूशंस क्रिएट करते हैं। अदरवाइज जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है उनको भी पता है, और जिन्होंने 9th ठीक से पढ़ी है उनको भी पता है करके कि कॉम्बिनेशन उसमें कैसा क्रिएट होता है। जैसे एक कॉलम मैं क्रिएट कर लूँ सॉल्यूट की, एक कॉलम मैं क्रिएट कर लूँ सॉल्वेंट की। तो जो सॉल्यूट है अगर मैं उसको सॉलिड 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 ले लूँ तो सॉल्वेंट को मैं क्या कर सकती हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, वेरी कर लो, बन गया 3 कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद सॉल्यूट को मैं लिक्विड 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 ले लूँगी, सॉल्वेंट को मैं वेरी कर लेती हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, बन गया अगेन 3 कॉम्बिनेशन। उसके बाद सॉल्यूट को मैं गैस 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 कर लेती हूँ, तो तुम उसको कॉम्बिनेशन को सॉलिड लिक्विड और गैस कर लो, ये बन गए 3 कॉम्बिनेशन। तो देखो मैंने टोटल यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन क्रिएट किए ट्रू सोल्यूशन में, राइट। थोड़ा सा एक और जीके फैक्ट में इसमें ऐड कर देती हूँ कि जब हम लोग कोलाइड्स की बात करते हैं तो कोलाइड्स में एक्चुअल में आप 9 टाइप की कैटेगरीज नहीं लेते हो, आप इस वाली कैटेगरी को रिजेक्ट कर देते हो। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने 11th क्लास की सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है। जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया 11th में मोल कंसेप्ट, उनके लिए जानकारी नहीं थी। तो सोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लिक्विड लिक्विड चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। किसी भी फिजिकल स्टेट का आप जितने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो उस कॉम्बिनेशन को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पे पार्टिकल का साइज आपके 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए करके, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलरली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या हम लोग गैस सॉलिड का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्या हम सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, नहीं। जितनी भी चीज़ें देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूजुअली जितने भी सवालों से तुम्हारा सामना अभी होगा, वो सवाल में तुम ये ऑब्जर्व करोगे या तो लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है या तो सॉलिड लिक्विड का, ये चीज़ तुम पाओगे। मतलब आपको सॉलिड सॉलिड यानी कि एलॉयस वो नहीं पढ़ने हैं कि एलॉयस की कंसंट्रेशन कितनी है, ये हमारा सिलेबस नहीं, इवन पूरे 12th भर में ही आपका सिलेबस ही है। गैस गैस की कंसंट्रेशन भी नहीं निकाली जाती है, ठीक है। गैस के बारे में बल्कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट गैसेस की भी कंसंट्रेशन हम नहीं निकालते। द होल टॉपिक ऑफ द क्या कहते हैं मोल कंसेप्ट अबाउट द कंसंट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और लिक्विड, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन घूमेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया थोड़ा सा और प्रवचन। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रवचन में अगर मैं आऊँ तो ये बेसिकली एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर कंसंट्रेशन क्या है, राइट। तो अभी तुम ये देखो कि अभी हम लोगों का जो ये होता है पॉपुलेशन सर्वे, राइट, जनगणना, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है कि अभी भारत देश की जनगणना इतनी है, मतलब पॉपुलेशन इतनी है। पॉइंट नंबर 2 ये आता है तुरंत जिस दिन जनगणना होगी ना उसके अगले दिन ये आएगा करके कि लड़कों के रिस्पेक्ट में लड़कियों का रेशो इतना है, दैट इज सेक्स रेशो इतना है करके, राइट। तो उसमें अगर तुमने थोड़ा बहुत भी सेक्स रेशो के बारे में पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि क्या है कि पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स आपके उस पर्टिकुलर रीजन में मौजूद है, राइट, पर 1000 मेल्स, राइट। ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है करके। तो कंसंट्रेशन का भी यही मीनिंग होता है। कंसंट्रेशन का मतलब ऑब्वियसली उसमें मेल फीमेल ये वर्ड्स नहीं रहेंगे। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग बस यहाँ पे इतना आ जाएगा कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कितनी लड़कियाँ हैं, तो वैसे ही अपन ये बोलेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किस में। तो हम लोग लड़कियों की जो सेक्स रेशो है वो मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, लड़कों के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ। तो अब सोल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। एक होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो कितना आपके पास सॉल्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कि हाउ मच सॉल्यूट इज अवेलेबल विथ अस विथ रिस्पेक्ट टू दी आपका सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट कितना है, इज नोन एज व्हाट आप लोगों का कंसंट्रेशन। बट ज़रूरी तो नहीं है कि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नापी जाए। मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, लेट्स से एक्स है, ठीक है,
अभी उसमें लेट्स से बॉयज़ आप लोगों के मान लेते हैं वाई है, और जो वहाँ पे गर्ल्स हैं उन गर्ल्स की क्वांटिटी आपके पास जेड है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ गर्ल्स के सेक्स रेशियो के बारे में जेड बाय वाई, राइट। वो तो सही मायनों में वही सेक्स रेशियो है, लेकिन क्या मैं गर्ल्स की क्वांटिटी पॉपुलेशन के टर्म में, टोटल पॉपुलेशन के टर्म्स में भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यानी कि जेड बाय एक्स, राइट। ऐसे टोटल के रिस्पेक्ट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही कंसंट्रेशन में जो आप लोगों के न्यूमरेटर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को तुम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही एक्सप्रेस करो, तुम उसको कंप्लीट जो आपका सोल्यूशन है उस कंप्लीट सोल्यूशन के अमाउंट के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो बेसिकली कंसंट्रेशन हुई क्या, कंसंट्रेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, present in the given amount of solvent or in the given amount of solution। सॉल्यूट कितना है कितने सॉल्वेंट में, या फिर सॉल्यूट कितना है कितने सोल्यूशन में, दिस थिंग इज नोन एज आपका कंसंट्रेशन। अभी जैसे कि इमेजिन करें, तो ये मैंने पहले कंसंट्रेशन तो मैं समझा दिया, अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो अभी आगे जो हम लोगों को टॉपिक सीखना है वो टॉपिक ये है कि हमें कितने प्रकार की कंसंट्रेशंस निकालनी सीखनी है। अब जैसे कि इमेजिन करें आपके पास वेट है, तुम वेट को मिलीग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हो, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हो, किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हो, टन्स में, क्विंटल्स में, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिट्स में भी होंगी। तो सोचो 5 यूनिट तो हम अपनी उंगलियों पे गिन लिए हैं, ठीक है, और अगर कोई मिलीग्राम से भी छोटा रहा तो उसको भी गिन लेंगे करके। तो इमेजिन दैट कि आपको सॉल्यूट को अगर मेजर, मतलब सॉल्यूट मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर वे करना हो, तो आपको उसको वे करके जब तुम आंसर रिपोर्ट करोगे, तो आंसर रिपोर्ट करने के लिए किस तरीके से आंसर रिपोर्ट करना है, इसके पास आपके 5 तरीके हैं। तो वैसे ही जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है उस पर बात कर चुके हैं, बट कंसंट्रेशन निकालने के लोगों के लिखने के तरीके आपके अलग अलग होते हैं करके, ठीक है। जो तरीके अलग अलग होते हैं, हो सकता है कोई इंसान किसी पर्टिकुलर जगह पर एक तरीका यूज़ कर रहा है, हो सकता है एक दूसरा इंसान करके कोई दूसरा तरीका यूज़ कर रहा है। तो कितने तरीक़ों से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है कि अलग अलग तरीक़ों से वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे अभी आपके पास एक 2 kg लेट से शुगर है, ठीक है, तो अब मैं अगर किलो में बोलूँगी तो वो 2 किलो है, अगर मैं ग्राम में बोलूँगी तो 2000 ग्राम है। क्या ये 2000 और 2 आपका सेम आया क्या, क्वांटिटी वाइज, मतलब न्यूमेरिकली ये दोनों टर्म्स क्या हैं, आप लोगों की डिफरेंट दिख रही है। बट अगर मैं पूछूं कि क्या ये दोनों अलग हैं, तो रियलिटी में अलग नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मीनिंग दोनों का सेम होगा, बट दोनों की वैल्यूज़ कैसी आएंगी, अलग। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमको ये भी सीखना है कि अगर आपको एक तरीका दिया है, जैसे आपको 2 किलो दिया है, तो 2 किलो से मैं 2000 ग्राम में कैसे पहुंची, क्योंकि तुमको बचपन में छोटी क्लासेस में इंटर कन्वर्जन रटवाया गया है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वैसे ही अभी तुम्हारे पास जितनी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके होंगे, ठीक है, पहले तो हम लोग बेसिक लेवल सीखेंगे, यानी कि अभी एक एक कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक सवाल सीखेंगे। बेसिक का मतलब बहुत ही बेसिक, एकदम छोटे छोटे लॉलीपॉप सवाल, ठीक है। लॉलीपॉप सवाल करना इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार कैसा होता है कि हम लोग हाई सवाल डायरेक्ट अगर उठा लें तो लॉलीपॉप सवाल की जो पहली स्टेप होती है अगर वही नहीं आती तो आगे कैसे बढ़ोगे। और तीसरा होगा तुम लोगों के वो सवाल जिनसे मैं तुम्हें इंटर कन्वर्जन सिखाऊंगी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन यानी कि जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, ये तो चीज़ें याद है, मतलब याद है। बट तुम ये सोचो कि अभी 11th ख़त्म होते होते 2 साल बाद तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के इतने सारे कंसेप्ट आ जाएंगे कि फॉर्मूले को रट पाना और पेपर में उसको उगलना इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, राइट। इवन मैं भी मोल कंसेप्ट मैं जब भी सॉल्व करती हूँ, मेरे को खुद को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। जैसे बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं जो मैं अभी तुम्हें आप भी सिखाऊंगी वो मुझे याद है, लेकिन एक मतलब जैसे इंटर कन्वर्जन किया, ठीक है, एक बहुत मैंने फैंसी सा फॉर्मूला तुम्हें लिख कर दिया, तो वो फैंसी से फॉर्मूले में याद नहीं करती। जिस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बिना रटे फटाफट उसको क्वेश्चन के वाया सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं नहीं रटती हूँ। मैं रटने में फॉर्मूलों को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हाँ, जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ता है
वो आपको रटने चाहिए, बट जिन्हें आप लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है करके। अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूला चाहिए है तो तुम्हारी शीट के एंडिंग में उन सारी चीज़ों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इवन मैं भी लिखवा के दूंगी, बट यूज़ करने का जो मेरा तरीका है वो हमेशा ये रहेगा कि इंटर कन्वर्जन आप उस सवाल को देखकर उसी वक्त करो, ठीक है। उसको सिखा मैं दूंगी कि कैसे करते हैं, बाद में चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है कि कैसा वो डिटेल स्टेप्स में वाली चीज़ को करना है। चलो तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बकवास किए। कंसंट्रेशन को देखो, पहले अपन लोग सारे नोट्स बना लेते हैं कि एक्सप्रेस करने के कितने सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। जो पहला तरीका हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो 9th स्टैंडर्ड से हम लोग सीखते हैं, वो होता है परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में आपके पास अगेन टोटल 4 तरीके हैं। पहला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा होता है तुम लोगों के पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा यहाँ पे होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथा होता है यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ये चौथा वाला ना ज़्यादा फेमस है नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बट ये होता है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों का बी पार्ट है, बी पार्ट ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो पीपीबी या फिर पार्ट्स पर बिलियन, इसमें एक्सप्रेस करो। मिलियन बिलियन, राइट, मिलियन मतलब 6 0, बिलियन मतलब 9 0, राइट, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सीखेंगे सब हम। सिक्स मतलब सी पार्ट आपका ये होता है कि आपको अगर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करने के लिए इस टाइप के कुछ कंसेप्ट अभी आप लोग देखेंगे। जैसे एक आएगा मोलैरिटी, ठीक है, एक बी पार्ट में आएगा मोलैलिटी, उसके बाद एक आप लोगों के पास सी पार्ट में आएगा फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मेलिटी है ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बट तुम्हें बस मीनिंग पता होना चाहिए करके। ज़्यादा इसके क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एज अ मोलैरिटी लिख के ही, कभी कोई इसको इतना भाव देता नहीं है फॉर्मेलिटी को, बट मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, डी पार्ट इसका रहता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वाले जितने भी सवाल होंगे उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से मतलब पूरा अलग से। नॉर्मेलिटी को हम इन चीज़ों के साथ क्लब नहीं करेंगे, इवन दो जो तुम्हारा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट होता है ये पूरा का पूरा आपका, जैसे भी ये मैं मोल कंसेप्ट सिखा रही हूँ ना, एक मोल कंसेप्ट 2 भी होता है, यानी कि जिसमें हम लोग नॉर्मेलिटी वाली चीज़ें सीखते हैं, इक्विवेलेंट टाइट्रेशंस वगैरह, वहाँ पे नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें एक बेसिक नॉर्मेलिटी सिखाऊंगी, ज़्यादा डिटेल नॉर्मेलिटी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं डी वाले। इसमें डी वाले में आप फ्रैक्शन के टर्म्स में चीज़ें एक्सप्रेस करते हो, ये मैं सिखा चुकी हूँ, तुम लोगों को शायद याद आ जाए, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कहीं जगह। मास फ्रैक्शन, ठीक है, और बी पार्ट होता है तुम लोगों का मोल फ्रैक्शन, ये दोनों मैं बता चुकी हूँ। तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, ये दो चीज़ों के टर्म्स में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। एक ई पार्ट भी होता है, उससे बेकार पार्ट मैंने आज तक नहीं देखा है, वो पार्ट होता है आपका ग्राम पर लीटर। कई बार लोगों को ग्राम पर लीटर ही चीज़ें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं अलग से बना रही हूँ ग्राम पर लीटर। तो टोटल देखें ये 5 पार्ट हैं, ठीक है, जिन 5 पार्ट में आप अपने किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसमें ये बात याद रखना कि ये पार्ट ऐसा पार्ट है कि अगले साल 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर होगा सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें भी ये रिपीट होगा, ठीक है। तो उस वक्त मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं अभी करके ये वाली चीज़ एक बार मैं सिखाती हूँ, डबल 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 में रिपीट नहीं करती, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपन लोग ना रूल सेट करते हैं। वो रूल्स देखो क्या है। रूल नंबर 1 जैसे हमने यहाँ पे एक सेट किया कि आपका जो वेट होता है, वेट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, वेट आपकी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर लेट से आपके पास एक 1 kg का कोई एक बॉक्स है और लेट से आपके पास एक 3 kg का बॉक्स है, और अगर मैं पूछूं कि टोटल वेट कितना है तो तुम गारंटेडली वो कह सकते हो 1 kg + 3 kg = 4 kg। बट पॉइंट नंबर 2 जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है वो ये कि वॉल्यूम जो होता है वो तुम लोगों की एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। वॉल्यूम तुम लोगों की एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर पानी है, पानी नहीं बोल रही हूँ, एक सोल्यूशन है, बस मैं नाम नहीं बता रही हूँ कौन सा है, और एक दूसरा कंटेनर है उसमें एक सोल्यूशन नंबर बी है। तो जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे सो यू कांट एक्सपेक्ट कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो 4 लीटर होगा,
ये ऐसा भी हो सकता है कि उनका टोटल वॉल्यूम 4 लीटर आए, ऐसा भी हो सकता है कि उनका टोटल वॉल्यूम ग्रेटर देन 4 लीटर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका वॉल्यूम लेस देन 4 लीटर आए, राइट। ये वाला पार्ट जो स्पेसिफिकली है जिसको मैं बात कर रही हूँ, ये 12th का एक चैप्टर है, सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़, कि अरे वॉल्यूम 4 से ज़्यादा कैसे आ सकता है, वॉल्यूम 4 से कम कैसे आ सकता है, 4 क्यों नहीं आ रहा है। इसके सारे जवाब आपको 12th में मिलेंगे। बट राइट नाउ आपको ये मान कर चलना है, मान कर के याद रखना ही है कि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर में, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, अगर आपको ऐसा बोला नहीं गया है करके कि मतलब ये वाली चीज़ 4 है, मतलब 4 से ज़्यादा आएगी या 4 से कम आएगी, तो फिर मान कर चलेंगे हम लोग करके कुछ केसेस में, मैं कुछ केसेस के बारे में उस जगह पर्टिकुलरली फिर से चीज़ बताऊंगी कि 1 + 3 = 4 कर दो, ठीक है, 1 + 3 = 4 कर दो उन पर्टिकुलर कुछ जगहों पे, वो मैं बताऊंगी वो जगहें कौन सी होंगी, बट वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। अब इस चीज़ को मैं इसीलिए इतने फोकस से बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाला पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँगी कि 100 ग्राम का मेरे पास एक सोल्यूशन है और अगर उसके अंदर 30 ग्राम का सॉल्वेंट है, तो तुम बताओ कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना है। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, उसके अंदर तो 70 ग्राम को तो सॉल्यूट होना ही पड़ेगा, तभी तो 70 + 30 = 100 ग्राम बनेगा ना। लेकिन अगर मान लेते हैं ये मेरा स्टेटमेंट है कि आपके पास एक 100 ml का सोल्यूशन है और उस 100 ml के सोल्यूशन में आपका लेट से 70 ml का आपके पास सॉल्यूट है, और अगर कोई मुझे ये कहता है कि अच्छा फिर तो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी कितना 30 ml होना चाहिए, तभी तो 70 + 30 100 होगा, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। 70 + 30 आपका 100, आप इसको नहीं बोल सकते, ये गलत स्टेटमेंट तरीके याद रखना, ये पे चलेगा बट वॉल्यूम ये काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इस पॉइंट को इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वही पॉइंट है जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे ज़्यादा एरर होती है। फिर क्या करेंगे वो सब नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हर चीज़ का। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ में आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन एक प्राणी को इस केस में भी होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्वेंट। देखो, कुछ चीज़ें हम जो बचपन में सीखते हैं, जैसे अब मैं क्या एग्जांपल दूँ तुम लोगों को, जैसे अभी तुम लोगों ने बचपन से जितना सीखा है कि हम लोग अभी रेस्ट पे हैं, राइट, फिजिक्स की लैंग्वेज में, बट जब तुम अभी न्यूटन मैकेनिक्स वगैरह सीखोगे अपने 11th स्टैंडर्ड में, तो तुम ये पाओगे कि हम लोग भी रेस्ट में, हम लोग रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, बराबर। तो आपको कुछ कंसेप्ट कैसे सिखाए जाते हैं छोटे स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम ये सब सीख कर आए होगे, क्या नाम था उनका, डोबर्नियर ट्रायड पढ़ा होगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा होगा, राइट। क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वो तो फेलियर लॉ थे, राइट। आपकी असली शुरुआत तो वो आपके हेनरी मॉसली ने की है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, जो थ्योरी फेल हो गए हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं करके। तो देखो, कुछ चीज़ें हम लोग गलत या कहते हैं पुरानी सीख लेते हैं, वो हम लोग क्यों सीखते हैं, ताकि जब हम आगे टॉपिक पढ़ें, तो आगे जब हम टॉपिक पढ़ रहे हों तो हमको ये पता होना चाहिए कि अच्छा करके इस पर्टिकुलर चीज़ में ये करेक्शन की नीड थी करके। जैसे बचपन से हम सुनते आते हैं कि H2 और O2 को मिक्स करो पानी बन जाता है, नहीं बनता है पानी, H2 O2 को मिक्स करो तो। ऐसे में तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितना H2 O2 होता है सब मिक्स होकर पानी बनता जाता है, फिर तो पानी की कभी कमी नहीं होती हम लोगों को, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वी नीड अ कैटलिस्ट, ये चीज़ नहीं बताती छोटे क्लासेस में बुक। तो हर इन्फॉर्मेशन जो आपको छोटी क्लास में दी जाती है ज़रूरी नहीं होती है वो सफिशिएंट और कंप्लीट होती है करके, वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में पता चलती हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब ऐसी भी कई चीज़ें होंगी जो मैं 12th में से बोलूँगी कि देखो इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन राइट नाउ नहीं है, जब तुम अगर केमिस्ट्री में लेट से पीजी करोगे तो तुम्हें शायद उनका रीज़न मिले, क्योंकि अभी वो बताने का कोई मीनिंग भी नहीं बैठता है, राइट। आप जिस एग्ज़ाम को फेस करने वाले हो उस एग्ज़ाम में क्या मैटर करता है कि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की एबिलिटी कितनी है, ये नहीं होता है कि वो शुरुआत उस चीज़ की ओरिजिन कहाँ से निकल के आई, क्योंकि अगर ओरिजिन के पीछे भागोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री की ओरिजिन तुम पकड़ ही नहीं सकते 12th क्लास तक, बिल्कुल नहीं। उसकी ओरिजिन बहुत अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री की, आप लोगों को ये सब पीजी में पढ़ने को मिलता है, मास्टर्स में, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं ऐसे टॉपिक सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। जब बहुत छोटी क्लास में होते हो तो तुम लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है करके कि जो सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, ठीक है, उस कम क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है
उस ज़्यादा क्वांटिटी वाले को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये चीज़ कई लोग बोलते हैं कि गलत है, बट नहीं, ये चीज़ ट्रू है, इसमें कोई गलत बात नहीं है करके। अगर आपके पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है, ये कंडीशन तब वैलिड होगी जब आपके पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है अगर इनकी फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है तो। यानी कि अगर मेरे पास 1 लीटर एक सोल्यूशन ए है और लेट्स से 1.5 लीटर मेरे पास एक सोल्यूशन बी है, तो दोनों मेरे पास मान लेते हैं लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हैं। क्योंकि दोनों लिक्विड स्टेट में है तो इसीलिए मैं उनकी क्वांटिटी वाइज में उनको कंपेयर करूँगी। तो अभी ये जो कम क्वांटिटी में है ये मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और जो क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है ये क्या कहलाएगा, मेरा सॉल्वेंट। लेकिन इमेजिन अगर ये चीज़ मैं ऐसी कर दूँ कि मेरे पास 1 लीटर ए है, ठीक है, और मान लेते हैं मेरे पास 2 किलो बी है, तो मैं अब कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि 2 kg बी है, मान लेते हैं ये सॉलिड स्टेट में है और मान लो ये आपका लिक्विड स्टेट में है करके, तो मैं अब इसको इनके क्वांटिटी के वाइज के हिसाब से कंपेयर नहीं करेंगे। अब हमें किस रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, इन दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद जैसे अगर मान लेते हैं ये शुगर है और मान लो ये वाटर है, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो तुम बताओ, शुगर और वाटर को अगर तुम मिक्स करोगे तो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी आप लोगों की, लिक्विड ही होगी, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। तो लिक्विड क्योंकि उसके फाइनल मिक्सचर की फिजिकल स्टेट है, तो इसीलिए जो इन दोनों में लिक्विड रहा होगा उसको हम सॉल्वेंट लेंगे। यानी कि इस बार केस में हमारा सॉल्वेंट कौन होगा करके ये, ठीक है, ये होगा हम लोगों का सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि मिक्सचर की फिजिकल स्टेट लिक्विड थी, इसीलिए लिक्विड को सॉल्वेंट चूज किया गया। तो अगर तुम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ोगे, जो कि तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, तो तुम ये पाओगे करके जो आपकी IUPAC है उसके द्वारा दी गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन कभी भी ऐसी नहीं है कि सॉल्यूट का मतलब वो कि जो कम क्वांटिटी में होता है या जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, या फिर सॉल्यूट का मतलब वो जो डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट का मतलब जो डिज़ोल्व करता है। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, फिजिकल स्टेट टू फिजिकल स्टेट वेरी करेगा, हम उस चीज़ को सॉल्यूट या सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं, प्योर हमारी कन्वीनियंस। तो उससे हमने एक छोटा सा रूल बना लिया कि अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट। बट अगर दोनों चीज़ों की फिजिकल स्टेट अलग है तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उस फाइनल सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो वाली फिजिकल स्टेट वाले को आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हम लोग देखो सबसे पहला चीज़ जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं परसेंटेज से। मैं अभी एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगी, सारे न्यूमेरिकल्स मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगी। अभी से मैं मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है तुम लोगों की शीट में लिखी हुई हैं, उन शीट को अगर पढ़ना शुरू करोगे पेज नंबर 28 से, ठीक है, तो तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा उसमें बराबर तरीके से। अच्छा, अब कई बार तुम ये पाओगे कि ये जो आपका परसेंटेज वाला जो है, इस परसेंटेज में एक सबसे आपका कॉमन जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा गया है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वेट लिखा गया है, ये न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला वेट कौन सा वेट है, ये एक्चुअल में वेट होता है सॉल्यूट का। और जो डिनोमिनेटर में वेट लिखा गया ये कौन सा वाला वेट होता है, ये वेट होता है तुम लोगों के सोल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट का वेट आप ग्राम में रखते हो और सोल्यूशन का वेट भी ग्राम में। अगर तुम दोनों को केजी में भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेशो है, तो अगर केजी तो कट ही जाना है, ठीक है। बट कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं ना करके, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि सेक्स रेशो में लड़कियाँ का रेशो हम 1000 लड़कों के कंपेयर में निकालेंगे, तो 1000 एक स्टैंडर्ड चूज़ किया गया ना, वो 2000 भी तो लिया जा सकता था, बट लिया उसको कितना गया है, 1000। तो वैसे ही व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट मीन्स कि आपके पास कितना ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, कितना ग्राम सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय कितना ग्राम आपके पास सोल्यूशन का वेट है, ठीक है, कितने ग्राम आपके पास सोल्यूशन का वेट है। अब इस चीज़ के फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता है, इस चीज़ का आप लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करके। तो देखिए ज़रा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कल को मैं अगर तुमको ये लिख कर देती हूँ कि जाओ जाकर एक 40% वेट बाय वेट का क्या क्रिएट करो, सोल्यूशन जाके क्रिएट करो,
तो तुम्हें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी में कहना मैं क्या चाह रही हूँ। तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे 40% यानी कि 40 ग्राम, ठीक है, आपके पास क्या होगा, वेट होगा किस चीज़ का, सॉल्यूट का, ठीक है। आपका 40 ग्राम क्या होगा, वहाँ पे जो भी परसेंटेज का लिखा होगा वो वेट होगा, किसका वेट होगा, तुम्हारे सॉल्यूट का। और अगर मैं ये लिख दूंगी वहाँ पे कि अच्छा, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग सोल्यूशन का वेट कितना लेंगे, तो ये तो अब लॉजिकली है कि अगर 40% को मैं 40 ग्राम लिख रही हूँ तो वेट ऑफ सोल्यूशन वहाँ पे कितना लिया गया होगा, 100 ग्राम। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि सिंस वेट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी, तो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट वहाँ से कितना निकल के आया होगा आप लोगों का, 60 ग्राम, ठीक है। यानी कि वेट को आप जब भी टैकल करो कि कल को लिख कर आया 10% वेट बाय वेट, तो 10% वेट बाय वेट का वहाँ पे मीनिंग क्या है कि वहाँ पे 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में आप लोगों के पास क्या है, 10 ग्राम का सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आप लोगों के लिए कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखकर आता है तो मुझको वो परसेंटेज का मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए करके, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म परसेंटेज करके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखो तुम लोगों का क्या है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट है तो वैसे ही तुम लोगों के पास एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये चीज़ क्या है, तो जैसे आपके टॉप में जो ये ऊपर में जो चीज़ लिखी गई थी करके, ये तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जो ये टॉप में लिखा गया है ये वॉल्यूम है, किस चीज़ का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है। और जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है ये क्या है, ये भी तुम्हारा वॉल्यूम है, लेकिन ये किसका वॉल्यूम है, आप लोगों के क्या कहते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। एंड क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को परसेंटेज के टर्म में निकाल रही हूँ तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ ऊपर लिखना भूल गई थी। जहाँ पे मैंने परसेंटेज का सिंबल दिया है, लेकिन अगर मैं ऐसा रेशियो लगा लूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करो कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट एग्जैक्टली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे अभी मान लेते तुमसे कहा गया करके कि आपके पास 10%, जैसे 10% छोड़ो, ऊपर वाला ही मैं बोलती हूँ कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जाओ जाके 40%, ठीक है, आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन तैयार करो। किसका तैयार करना है अभी उस पर टेंशन ना लो, ठीक है, बट मैंने तुमसे ये कहा कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जाकर तैयार करो। तो तुम्हें पता होना चाहिए करके कि यहाँ पे अब 40 किस चीज़ को इम्प्लाइज करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो ये 40 वाला वर्ड है, ये वर्ड इम्प्लाइज करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ml। और जैसे मैंने ऊपर वाले केस में सॉल्यूशन के वेट को 100 ग्राम अज्यूम किया था, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसको भी कितना अज्यूम कर लेंगे, 100 ml, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फिर तो पक्का 60 ml ही होगा, तो ये नहीं होगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें रूल्स में बता चुकी हूँ करके कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के केस में आपके सामने जो परसेंटेज के आगे जो नंबर लिखा होता है वो किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है, सॉल्यूट को, ठीक है। जो नीचे में लिखा रहेगा वो टोटल 100 होगा। आप अगर वेट है तो माइनस करके निकाल लो, बट वॉल्यूम है तो ये वाला काम करना अलाउड नहीं है करके, ठीक है। तो अगर मैं कल को कहूँ कि तुम्हारे पास 10% Na2CO3 का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला एक सोल्यूशन है, तो तुम्हें इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है, 10 क्या यूनिट बतानी पड़ेगी ना। तो जैसे हम लोग वेट बाय वेट में ग्राम लेते थे, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ml लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी मुझे बताना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लेंगे हम लोग, 100 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 90 नहीं होगा, इस बात को दिमाग में डाल लो, ये बहुत बड़ी होने वाली कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, उसके अलावा एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि क्या भी अगर टेंशन आ रही है कि फिर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो वो न्यूमेरिकल में सीखेंगे,
ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट बहुत ही कॉमन है, वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है कि टॉप वाली चीज़ आपके सॉल्यूट को इम्प्लाई करेगी, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये मैंने किसको इम्प्लाई करेगा, सॉल्यूशन को। तो अब क्योंकि टॉप में सॉल्यूट लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, राइट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। और उसके बाद याद रखना ये क्या है, सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन के यहाँ पे वी लिखा है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। वॉल्यूम हम लोग किस में लेते हैं, एमएल में लेते हैं। तो ऊपर वो ग्राम में होगा और नीचे वो एमएल में होगा, इसको याद रखोगे। और क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में निकाल रहे हो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो कल को अगर ये चीज़ ऐसी लिख कर आ गई तुम लोगों के पास करके कि आपको कहीं लिख कर दिया है 40% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ सोल्यूशन, तो इससे क्या समझ में आता है 40% वेट बाय वॉल्यूम से? इससे ये समझ में आता है कि हम लोगों के पास जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। और उससे हमें ये समझ में आता है कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो हम लोगों को कितना अज्यूम करना है, 100 ml, ठीक है। ये हमें अज्यूम करना है। मतलब एक जो सामने लिखा गया है वो तो ऑब्वियसली सॉल्यूट का होगा, और सॉल्यूट इस बार किस में है, ग्राम में। और जो डिनोमिनेटर लेगा वो आपका कितना रहेगा, 100, और वॉल्यूम है क्योंकि इसलिए ml। तो ये होता है इसका मीनिंग। अच्छा, अब उसके बाद एक चौथे पे आ जाते हैं। ये चौथी वाली चीज़ उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। तो अब ऑब्वियस है कि टॉप में ये वॉल्यूम किस चीज़ को इम्प्लाइज करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन किस में, एमएल में। और डिनोमिनेटर में जो डब्ल्यू लिखा है वो किस चीज़ को इम्प्लाइज करेगा, वेट, किसके वेट को, सोल्यूशन के वेट को, वो भी किस में, आपके ग्राम में। एंड क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैं ऊपर भी 100 लगाना भूली हूँ क्या, नहीं, ठीक है। तो अब अगर मान लेते कहीं लिखा है कि 40% वॉल्यूम बाय वेट, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 40 ml आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। किस चीज़ का वॉल्यूम है, सॉल्यूट का। और क्योंकि वेट डिनोमिनेटर में लिखा है तो इस बार आपके पास वेट दिया हुआ है किस चीज़ का, सोल्यूशन का। और वो कितना दिया हुआ होगा आप लोगों के पास, 100 ग्राम दिया होगा करके, ठीक है। तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में रहेगी वो सोल्यूशन को इम्प्लाइज करेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और वो आपको हमेशा 100 लेना है। अगर वॉल्यूम है तो ml में ले लेना, और अगर ग्राम मास है तो ग्राम में ले लेना। और उसके बाद जो भी चीज़ न्यूमरेटर में रहेगी वो न्यूमरेटर वाली चीज़ आपको किस में, मतलब क्या इम्प्लाइज करेगी, वो ये इम्प्लाइज करेगी करके कि वो पर्टिकुलर चीज़ सॉल्यूट है, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट का जिक्र मत करना। अगर पूरी की पूरी आपकी वेट बाय वेट है तो तुम आराम से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा। बट वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखोगे, ठीक है। मैं छोटे छोटे एक आधी एग्जाम्पल तुम लोगों को बता देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि कैसे इसको अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे कि इफ़ मान लेते हैं कि 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड तुम लोगों की लाइफ में अभी एक नया एसिड एंट्री लिया है, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता देती हूँ क्या है वो चीज़। आर डिजॉल्व इन 500 ml, आपने 500 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और सोल्यूशन की डेंसिटी मैं दे के रख रही हूँ 1.1 ग्राम पर ml, ये मैंने दी हुई है सोल्यूशन की डेंसिटी। तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन दी सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो देखो 1 यूनिट ग्राम में दी है, 1 यूनिट आप लोगों को वॉल्यूम में दी है, बराबर। अच्छा, तो तुम इसको आप ऐसा भी कर सकते थे करके कि इसका मास बाय वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बट मैं अगर तुमसे कहूँगी कि इसको मुझको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज वेट बाय वेट में, ये मेरी ज़िद है कि लो इसमें एक्सप्रेस करो ही करो। फिर देखो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड नामक चीज़ होती क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सैलिक एसिड? तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का वैसे तुम्हें कोई यूज़ पड़ेगा नहीं क्योंकि मोल्स हमको निकालने नहीं है, बट पता होना चाहिए COOH और यहाँ पे COOH, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। बस बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, इस पर्टिकुलर केस में सॉल्यूट कौन है, ऑक्सैलिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है उसका वेट तो मुझको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मुझे, सॉल्यूट का वेट 11 ग्राम, लेकिन मुझको सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है, मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे के रखा है।
तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को तो मैं यहाँ पुट करूँगी नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे मैं सॉल्यूशन का वेट निकाल सकूँ। तो इससे ना अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल हमेशा के लिए आपसे फिट कर लेना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर तुम वॉल्यूम सोल्यूशन का रखोगे, अगर तुम डेंसिटी भी सोल्यूशन की रखोगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मास आएगा यानी कि वेट आएगा वो भी किसका आएगा, सोल्यूशन का आएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोगों को दिया है 500, डेंसिटी दी है 1.1। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ तो यहाँ से मल्टीप्लाई, ये वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ, डेंसिटी की जगह 1.1, मास यानी कि वेट यहाँ से आ जाएगा किस चीज़ का, सोल्यूशन का, वॉल्यूम है 500। तो इन्हें मल्टीप्लाई अगर कर लें तो हमें वहाँ से सोल्यूशन का वेट मिल गया। कितना वेट आ गया यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन का, 550 ग्राम। तो ये हो गया 11/550, क्योंकि मुझे ये चीज़ परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कट गया, 5 2 ज़ा ये 5 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11, यानी कि ये चीज़ आई कितनी, 2%। ठीक है, तो कल को अगर कोई तुमसे जिद करे कि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है और वेट के दिया ही ना हो और वॉल्यूम दे दिया जाए, तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी दी हुई बहुत ज़रूरी है। अगर डेंसिटी नहीं देगा तो गाड़ी अटक जाएगी, डेंसिटी देना उसको कंपलसरी है। ठीक है, किस केस में वो डेंसिटी नहीं देता है, पानी के केस में वो डेंसिटी नहीं देता है, उसमें फिर हम उसकी डेंसिटी 1 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो होप सो कि इसमें अभी तक कोई कैसा गड़बड़ वाला सीन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एक बार हम लोग ये वाली चीज़ ओवर करने से पहले थोड़ा सा एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख के दिया 40%, अब 40% का क्या अलग अलग मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं वेट बाय वेट के टर्म्स में बोलूँगी तो वेट बाय वेट के टर्म्स में 40% का मतलब होगा 40 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, एंड 100 ग्राम क्या होगा वहाँ पे आप लोगों का सोल्यूशन। अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में बात करूँगी तो वहाँ पे उसका मीनिंग होगा 40 ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड, मतलब नेक्स्ट में क्या आएगा आप लोगों का 100 ml का सोल्यूशन। अगर मैं उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वो 40 का मतलब होगा 40 ml सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोगों का क्या कहते हैं 100 ml का सोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम बाय वेट के बारे में बात करूँ तो उसका मीनिंग होगा 40 ml का आप लोगों का सॉल्यूट और 100 ml का नहीं 100 ग्राम का वहाँ से क्या आ जाएगा सोल्यूशन। बस इस बात का याद रखना कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा लिखेगा 60 ग्राम सॉल्वेंट तो ये बात ट्रू है क्योंकि वेट एक एडिटिव प्रॉपर्टी, बट अगर किसी ने यहाँ लिखा कि ये 60 ml का सॉल्वेंट तो ये आपके पास गलत है, वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बस ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है और कुछ भी नहीं। तो डेंसिटी के साथ कैसे डील करना है कर लोगे, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए करके। अब इसमें गड़बड़ी नहीं करना किसी प्रकार की। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तुम्हें दिया हुआ है 40% आपको दिया है वेट बाय वॉल्यूम NaOH, ये तुम्हें गिवन है और मैं तुमसे बोल रही हूँ करके कि इस चीज़ को आप कन्वर्ट करो किस में, परसेंटेज वेट बाय वेट में। ठीक है, NaOH का ही निकालना है बट इंटर कन्वर्जन करना है, वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट में जाना है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन दैट दिया हुआ है कि डेंसिटी इस क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं कितनी, स्मॉल d, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी अभी मैंने बताया है। पहले तो इंटरप्रिटेशन क्या होती है उस चीज़ को लिख लो। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि वहाँ पे आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है और आपके पास वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो कितना है, 100 ml है। अभी अगर मुझको मान लेते हैं ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या कहते हैं आप लोगों का वेट बाय वेट, तो मुझे उसके लिए वेट ऑफ सोल्यूशन पता होना ज़रूरी है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी डेंसिटी जो कि इस केस में एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना देते हुए एक डी दिया है, तो यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम यानी कि कितना आ गया 100 डी उसका आपका सोल्यूशन का वेट आया। तो अगर मैं तुमसे परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने को कहूँगी तो कैसे निकालोगे परसेंटेज वेट बाय वेट, जितना सॉल्यूट का वेट है, कितना वेट है 40 ग्राम, डिवाइडेड बाय जितने सोल्यूशन का वेट है, कितना वेट है 100 डी, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 100, ये कट गया तो यानी कि आंसर कितना आया 40/d करके। ठीक है, इस तरीके से 40/d परसेंटेज यूनिट लगानी पड़ेगी क्योंकि
ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से काम। मुझे ही लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी होनी चाहिए करके। तो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उसमें होप सो कि कुछ गड़बड़ ना हो। अच्छा, अभी मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मेरे टीचर ने मुझको एक नाइट्रिक एसिड यूज़ करने को दिया। ठीक है, ये मेरे लैब में एक नाइट्रिक एसिड की लेट से बॉटल पड़ी। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 63, राइट, 63 होता है। 48 + 1 49, 49 + 14, राइट, 63। ठीक है, HNO3 मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने बस मुझे ये कह दिया कि HNO3 की बॉटल 69% बाय मास है, ऐसा उन्होंने मुझको कहा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 69% बाय मास? अब उन्होंने मुझे ये नहीं बोला है करके, ठीक है, कि 69% मास बाय वॉल्यूम की मास बाय मतलब क्या, बस बाय मास। तो सिर्फ अगर ये वर्ड लिख देना बाय मास और वॉल्यूम कुछ नहीं है, तो समझ जाना कि वो परसेंटेज वेट बाय वेट है। अगर वो परसेंटेज वेट बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, HNO3, वो कितना होगा 69 ग्राम। और यहाँ पे जो तुम्हारे पास सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन कितना होगा आप लोगों के पास, वो होगा कितना 100 ग्राम। तो ये मेरे को मिल गया कि मेरे पास सोल्यूशन कितना है आप लोगों का, 100 ग्राम का मेरे पास सोल्यूशन है। अभी इस क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलूँगी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 23 ग्राम है, तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, वेट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं ये लिख सकती हूँ। अच्छा, ये मुझसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड क्या करना है? अच्छा, इसमें मुझे डेंसिटी गिवन दी है 1.41। ठीक है, इस डेंसिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये डेंसिटी किसकी दी है वो सबसे पहले सवाल में ढूंढना। डेंसिटी सोल्यूशन की दी है कि डेंसिटी पानी की दी, मतलब सॉल्वेंट की दी है, कि डेंसिटी सॉल्यूट की दी है, ये पता होना ज़रूरी। तो ये जो मैं तुम्हें डेंसिटी दे रही हूँ, ये मैं डेंसिटी दे रही हूँ तुम्हें सॉल्यूट की। ठीक है, मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में डेंसिटी किस चीज़ की दी है, सॉल्यूट की दी है, यानी कि एसिड की डेंसिटी मैंने दी है। और तुम्हें मैंने इस क्वेश्चन में टू फाइंड करने को कहा है कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये आपको फाइंड करना है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तुम देखो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट की नीड पड़ेगी, ये बात याद रखना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या इस क्वेश्चन में है, तुम लोगों को दिया हुआ है क्या, वो सबसे पहले पता लगाओ। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 69 ग्राम। तो ये मैंने लिख दिया कि हमको दिया है 69 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम मुझको होना, ठीक है, मैं सोल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ से लेकर आऊँ? तो अभी सोल्यूशन का वॉल्यूम लाने के लिए मुझे कुछ डेंसिटी कुछ तो दिया होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो डेंसिटी दी है ये तो सॉल्यूट की दी है। तो अगर मैं सॉल्यूट के मास के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो याद रखना वो जो वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम कौन सा आने वाला है, वो सॉल्यूट का आएगा। तो उसको यहाँ पुट मत कर देना, ठीक है, उसको यहाँ पुट मत करना। अगर यहाँ डेंसिटी तुम लोगों को कहीं से भी सॉल्यूशन की वाली दी होती कि ये डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी है करके, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी है, तो इसीलिए ये वाली चीज़ सॉल्व नहीं होगी। ये तुम लोगों की जो शीट है श्रेयन, उसमें रोनित, उसमें इलस्ट्रेशन का ही सवाल है, पेज नंबर 29 का सवाल है ये। बट उस सवाल में पूछा कुछ और है उसने, और मैं अभी फ़िलहाल कुछ और समझाने के लिए ले रही हूँ। दोनों सवाल डिफरेंट है करके, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि डेंसिटी आपको अगर दी जाए तो पगले सामान कुछ भी नहीं ले लेना है करके, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, जिस चीज़ की डेंसिटी दी है उसी का वॉल्यूम भी आपके पास होना चाहिए, उसी का मास होना चाहिए, ठीक है। आप किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते कि कहीं की भी डेंसिटी मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कहीं भी हम लोगों ने पुट कर दिया है करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि चाहो तो तुम डायरेक्ट मतलब इस तरीके से लॉजिकली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि कल को अगर तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से, अगर तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट में जाना है, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से अगर तुम्हें कन्वर्ट हो, मतलब वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसके बीच में एक रिलेशनशिप अगर चाहिए, तो बस वेट बाय वेट को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से, बस आ जाता है तुम्हारा आंसर। तुम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो कि मैं जो स्टेटमेंट लिख रही हूँ ट्रू है कि नहीं है। ये इस वाले एग्जाम्पल से इसको ट्राई कर लो। देखो मुझे गिवन में क्या था, वेट बाय वॉल्यूम था 40, और मैंने उसको फाइनल जो मेरा वेट बाय वेट आया वो कितना आया, 40/d आया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 40 लिखती और d को डिवाइड में ले आती तो आ जाता मेरे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। तो चाहो तो स्टेप्स के साथ भी आगे बढ़ सकते हो,
या फिर चाहो तो टुकुर टुकुर अपना कैसा मतलब क्विक करने के लिए ये वाली चीज़ को अपना कैसे याद रख सकते हो। मैंने दोनों चीज़ें बतानी है, अब वो चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। ओके, तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक। फ्रैक्शन वाला पार्ट मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, कहाँ पढ़ा है वो तो मुझको भी याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता रही होती कि किस वीडियो में मैंने सिखाई है वो चीज़। फ्रैक्शन में देखो 2 टाइप के फ्रैक्शंस के साथ आप डील करोगे। एक होगा तुम लोगों का मास फ्रैक्शन और दूसरा तुम लोगों के पास होगा मोल फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन तो कल भी हम लोग बातचीत किए हैं कि मास फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे इमेजिन करते हैं आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये 2 वाइट कलर के डॉट्स हैं और इस कंटेनर के अंदर ये 3 रेड कलर के डॉट्स हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछूंगी कि इस कंटेनर के अंदर टोटल लेट्स से ये कोई फ्रूट्स हैं या टोटल लेट्स से चॉकलेट्स हैं, तो टोटल चॉकलेट्स कितनी है टोटल, तो तुम बोलोगे 2 + 3 यानी कि 5 है। बट अगर मैं ये पूछूंगी कि तुम्हारे पास वहाँ पे ठीक है टोटल के रिस्पेक्ट में वाइट चॉकलेट्स कितनी है, वाइट कलर की जो चॉकलेट्स है उसका प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है, वो कितने हैं, उसका रिस्पेक्ट क्या है, बताओ कितने रिस्पेक्ट में मौजूद है। तो तुम बोलोगे कि अच्छा वाइट चॉकलेट्स के फ्रैक्शन के बारे में बात कर रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ वाइट चॉकलेट यहाँ से निकल के आएगा कितना 2/5। एग्री करते हो। और अगर मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ रेड चॉकलेट कितना है, तो यहाँ से रेड चॉकलेट का फ्रैक्शन निकल के आएगा कितना 3/5। समझ रहे हो, वाइट और रेड दोनों का फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया। तो इसी फ्रैक्शन को हम लोग कुछ और नहीं बल्कि मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द रेशो ऑफ किस चीज़ का रेशो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चॉकलेट्स फ्रूट्स क्या नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे वाइट चॉकलेट का फ्रैक्शन निकालना था तो न्यूमरेटर में वाइट चॉकलेट को रखा और डिनोमिनेटर में टोटल चॉकलेट्स को रखा। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूँगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो मैं उसको क्या कहूँगी कि अच्छा ठीक है मोल्स ऑफ ए न्यूमरेटर में लिखो और डिवाइड बाय उस पूरे सिस्टम में टोटल मोल्स कितने हैं वो लिखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द सिंपली रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, खत्म, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सिस्टम है, ये आप लोगों के पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ए बी सी इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब अगर मैं तुमसे 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 कितने भी, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो देखो मोल फ्रैक्शन ये पूरी स्टेटमेंट ना लिखते हुए एक आपके पास एक बहुत ही फैंसी सा इसका सिंबल होता है, मुझे इसका सिंबल काफ़ी पसंद है, चाय, ये चाय कहते हैं इसको, ढंग से प्रोनाउंस में भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, चाय। तो ये एक्स ऐसा फैंसी सा एक्स और यहाँ पे नीचे उसके आपने क्या लिख दिया सबस्क्रिप्ट में ए, इसे हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन का सिंबल। एक मिनट रुको, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन आ गया है ए का। तो इस ए के मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे लिखूंगी कि ए के मेरे पास कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय मेरे पास उस पूरे सिस्टम में कितने मोल्स हैं। तो इस सिस्टम में मेरे पास ए के मोल्स भी होंगे, इस सिस्टम में मेरे पास बी के मोल्स भी होंगे, इस सिस्टम में मेरे पास सी के मोल्स भी होंगे। तो इसे मैं क्या लिखूंगी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी करके ऐसे। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालो तो वो कितना होगा, ये ऐसे इसको डिनोट करेंगे और क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। कोई मुझे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड में, अब एक ही चीज़ को मैं कितनी बार लिखूँ। और उसके अलावा एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो, बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर यहाँ इन तीनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे तो तुम यहाँ देखोगे कि तीनों फ्रैक्शन ऐड होकर कितना आता है, सिंपली 1। यानी कि किसी भी चीज़ की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू की जो रेंज होती है या तो वो कम्प्लीटली 0 होगा या तो वो क्या होगा 1 होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन की रेंज 0 to 1 होगी। मोल फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी एक तो आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और दूसरा मोल फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी आपकी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो ये प्रवचन थे मोल फ्रैक्शन को लेकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। और उसके बाद एक नेक्स्ट थिंग है, वो नेक्स्ट थिंग है आप लोगों का मास फ्रैक्शन। तो देखो, जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन को मोल्स का रेशियो कहा, तो मैं मास फ्रैक्शन को किसका रेशियो कहूँगी? ऑब्वियसली मास का रेशियो कहूँगी, जिसमें न्यूमरेटर में मैं मास रखूँगी और मतलब जिस चीज़ का मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम लोग? टोटल मास रखेंगे उस सिस्टम का जितना भी है। और बाद में अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को बस कितने से मल्टीप्लाई कर देना? अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं मास फ्रैक्शन में। तो अभी मास फ्रैक्शन मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में तुम्हारे पास लेट्स अज्यूम दैट कि एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, एक कंपोनेंट सी है। मान लो इसका मास है WA, मैं मोलर मास की बात नहीं कर रही हूँ, ये है WB, ये है WC। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि आपको मास फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो कैसे निकालोगे? ए का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब WA प्लस WB प्लस WC। मैं कहूँगी आपको मास फ्रैक्शन निकालना है बी का, कैसे निकालोगे? WB अपॉन में WA प्लस WB प्लस WC, ऐसे कर करके अब तो बाकी भी निकाल सकते हो करके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग रोकते हैं। उसके बाद अभी इसी के बाद जैसे एक और वीडियो आएगा, उसमें तुम लोगों को PPM, पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और छोटे छोटे कुछ सरल सरल से इसके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है।